प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है, अर्थात इन दर्पण से हम प्रतिबिंब किस प्रकार बना सकते हैं और प्रतिबिंब बनाने की क्या क्या हमारी शर्तें हैं। साथ ही हम जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो 6 स्थितियां हैं उनको भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें से प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए। साथ ही यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, कि जिससे कि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें, जिससे और भी बच्चे देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। और इससे पहले एक चीज़ और जानना जरूरी है कि ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करते हैं, जिससे कि नियमों को अच्छी तरह से आप समझ लें। अवतल दर्पण क्या है? यहाँ हमने एक दर्पण बनाया हुआ है जो कि अवतल दर्पण है। अगर आप इसको देखें, ये हमारा जो दर्पण है अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है? कि इसमें देख रहे हैं कि एक तल धंसा हुआ है और एक तल उभरा हुआ है। ये धंसा हुआ तल है हमारा, ये अंदर का धंसा हुआ तल है, जबकि ये जो तल है बाहर का, ये कैसा है? ये उभरा हुआ तल है। तो उभरे हुए तल पर क्या है? पॉलिश हो रही है, यानी वह दर्पण कांच का वह तल जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हो और धंसा हुआ तल चिकना हो, अर्थात परावर्तक हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस अवतल दर्पण में एक रेखा ठीक मध्य में खींची हुई है। कौन सी रेखा? ये रेखा जो मध्य में खींची हुई है, ये रेखा इस दर्पण को एक बिंदु पर काटती है। इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु को ध्रुव या पी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी मुख्य अक्ष पर आप देखिए एक और बिंदु है यहाँ पर, जिसको कि हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका नाम है वक्रता केंद्र। और इसे इंडिकेट किससे करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इस पूरी दूरी को वक्रता केंद्र से लेके ये ध्रुव तक के जो बीच की दूरी है, इस दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य में एक बिंदु स्थित है, इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम फोकस कहते हैं। देखिए ठीक बीच में ये बिंदु है, इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसे फोकस कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, फोकस और ये ध्रुव के बीच की जो दूरी है, ये देखिए, इस दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और ये फोकस दूरी को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि इस फोकस दूरी को हम देखिए एरो की से बताया भी है कहाँ से कहाँ तक है, और इसे हम एफ से, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देने की बात एक और है कि जो फोकस बिंदु है, ये जो बीच में फोकस बिंदु है, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में स्थित है। इसका मतलब फोकस से ध्रुव तक की दूरी और फोकस से इधर वक्रता केंद्र तक की दूरी आपस में कैसी है? बराबर है। ये दूरी कैसी है? दोनों आपस में बराबर। इससे एक चीज़ और पता लगती है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध बना। गौर से देखिए कि जो वक्रता त्रिज्या r है, वो वक्रता त्रिज्या r क्या हो गई आपके पास? अगर गौर से देखें, 2 गुणा क्या बन गया? 2 गुणा फोकस दूरी क्या होती है? f, यानी 2 गुणा f। आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुणा f, यानी 2f। और अगर हम लिखते हैं कि f क्या है, तो f क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे f हो जाएगी r की आधी, यानी अगर हम इसको लिखेंगे तो f बराबर हम लिख सकते हैं r/2, यानी r/2।
क्योंकि ये आर की आधी हो जाएगी, क्योंकि आर की आधी है इसलिए। तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हो गया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, डेफिनेटली निश्चित पूछा जाता है बोर्ड में। अब दूसरी बात पे आते हैं, उत्तल दर्पण क्या है। दूसरा, उत्तल दर्पण में देखें तो बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह से एक अंतर है कि अवतल दर्पण में धसा हुआ तल चिकना था, लेकिन यहाँ उत्तल में उत्तल वो माने उठा हुआ तल, यानी जो उठा हुआ तल है वो चिकना है, परावर्तक है, और धसे हुए तल पर आप देखेंगे अंदर पॉलिश ये हो रही है, धसे हुए तल पर पॉलिश हो रही है। इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। बाकी चीज़ें जो भी बिंदु आपने अवतल दर्पण में देखे वही उत्तल दर्पण में है। इनको ब्रीफिंग में मैंने स्पष्ट भी किया हुआ है। यहाँ पर ये बिंदु आपको दिखाई भी दे रहे हैं स्पष्ट। यहाँ पे देखिए कि ये हमारा उत्तल दर्पण में ध्रुव है, और उत्तल दर्पण में ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, और इन दोनों के बीच में ठीक मध्य में स्थित है ये फोकस बिंदु है जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदु उत्तल दर्पण के अंदर। तो अब आप पहचान गए होंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इन दोनों में क्या अंतर है, और उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। आइए अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंब के बनने की क्या नियम है, क्या शर्तें हैं। बहुत ध्यान से समझिए। पहला नियम नंबर 1, पहले इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझें कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह दो बातें हमने लिखी हैं। एक तो मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, ये किस में, अवतल दर्पण में। तो पहले हम इतनी बात समझें, अवतल दर्पण को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण बनाया है, ये हमारा अवतल दर्पण है। जिस अवतल दर्पण में नियम क्या कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो देखो दर्पण का मुख्य अक्ष कौन सा है बेटा, दर्पण का मुख्य अक्ष है ये रेखा, और ये पी क्या है उसका ध्रुव। मुख्य अक्ष के समांतर कौन सी रेखा आ गई, ये रेखा ऊपर, यानी ये किरण, और ये किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। ये किरण क्या हुई, आपतित किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होके जा रही है, ये फोकस से होकर, ये फोकस बिंदु है, इस फोकस बिंदु से होकर के जाती है। ये हमारा पहला नियम है। और ये जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। आपको स्पष्ट हो गया होगा अवतल दर्पण में। पुनः इस बात को समझ लें कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो आती हुई प्रतीत होती है, ये कौन सी कंडीशन में होगा, ये उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखें क्या है कि वही बात आप पहले वाला नियम वही है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। तो यहाँ भी देखिए इस दर्पण में मुख्य अक्ष क्या है हमारा, ये मुख्य अक्ष है, और इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या है, ये। यहाँ मैंने एक वस्तु को बना के दिखाया कि अगर कोई वस्तु रखी है ये, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण किस तरह से आई, और ये किरण जो सीधी आ रही है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, आने वाली प्रकाश की किरण। और ये जो किरण है टकराने के पश्चात अर्थात परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। तो यह अंदर तो जाएगी नहीं, इसलिए क्या है यहाँ पर कि मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए ये मुख्य फोकस इसका ये है, मुख्य फोकस एफ से ये आती हुई प्रतीत होती है, यानी ये यहाँ से टकराने के बाद अपनी ऐसे लौट गई, लेकिन किस दिशा में लौट गई, ये दिशा में लौटी किस में, फोकस की दिशा में, फोकस की सीध में लौट जाती है। तो कैसा लगता है कि ये किरण जो है, जो परावर्तित किरण है, जिसका नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण कहाँ से आ रही है, ऐसा लगता है कि पीछे एफ से आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए
फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये यहाँ ध्यान रखने की बात है। और ये किस में होता है? उत्तल दर्पण के अंदर। आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे इस बात को। ये था हमारा पहला नियम। अब चलते हैं दूसरे नियम पे। दूसरे नियम में भी अवतल और उत्तल, इसलिए हमने दोनों को स्पष्ट कर दिया है, यहाँ अलग अलग कर दिया है। आप अच्छी तरह समझ लें कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब यहाँ देखिए, जो पहला नियम था ठीक उसका अपोजिट है। पहले नियम में था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। देखिए यहाँ पर। और अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक इसका अपोजिट, कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, ये किरण जो आई ये दर्पण से टकराने के पश्चात अब किधर जा रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चली जाती है। ये देखिए समांतर होकर चली गई, तो ये किरण कौन सी हो गई यहाँ से? यानी ये जो किरण आई कौन सी है? आपतित किरण। और ये जो जा रही है वो क्या है? परावर्तित किरण। तो जो किरण फोकस से होकर के आती है वो अवतल दर्पण से, ये अवतल दर्पण है, टकराने के पश्चात कैसी होके जाती है? जो मुख्य अक्ष कौन सा है? ये आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के कैसे जा रही है? समानांतर चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये हुआ हमारा अवतल दर्पण में। अब यही चीज़ हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब यहाँ देखो, ये किरण आई ऊपर से, गौर से देखिए, ये किरण आई किधर जा रही है? गौर से देखिए, फोकस की तरफ जा रही है। अब फोकस पे अंदर तो जाएगी नहीं, यहाँ से परावर्तित होगी। कैसे परावर्तित होगी? ये जो मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है, ये परावर्तित हो गई यहाँ पर। बहुत स्पष्ट हो गया। यानी उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, लौट जाती है। ये है हमारा दूसरा नियम। अब चलते हैं हम नियम 3 अर्थात तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है? कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। कब? दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा अवतल दर्पण बना हुआ है, जिसमें ये हमारा वक्रता केंद्र है। सी क्या है? वक्रता केंद्र। और ये किरण वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। ये किरण वक्रता केंद्र से होके आई और वक्रता केंद्र से होके आने के पश्चात अपने ही मार्ग पर यह किरण लौट गई। ये वक्रता केंद्र से होके आई और ये आई थी, और टकराने के बाद यहीं से जब वापस हुई तो अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। यानी ये इधर उधर नहीं जाती, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर वापस जाएगी। तो बहुत सरल नियम है ये कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने ही मार्ग पर परावर्तित होने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में भी बिल्कुल एज इट इज़ होता है कि उत्तल दर्पण में भी वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, आने वाली प्रकाश की किरण ये जो आ रही है प्रकाश की किरण किधर आ रही है? वक्रता केंद्र की ओर। वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। यानी ये आई, इससे टकराई दर्पण से, अंदर तो जाएगी नहीं, और यहीं से वापस पीछे लौट जाती है। ये हमारा हुआ नियम नंबर 3। अब ये हमारे क्या हो गए? 3 नियम हो गए। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम यहाँ पे स्पष्ट हुए बेटा। अब हमें ये जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। कैसे बनता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब? स्थितियाँ देखें। यहाँ पहली स्थिति हमने ली है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। कहाँ रखी हो? अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर। अनंत मीन्स बहुत दूर, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? एक दर्पण लिया। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, जिसमें क्या है? ये ध्रुव है, बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो रहा है। और ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र। और यह क्या है? इसका फोकस F। इसकी सभी चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। अब देखिए वस्तु कहाँ रखी है? ये A भी जो है वस्तु रखी है, जिसका ऊपरी सिरा क्या है? A और नीचे का सिरा क्या है? B।
अब ये जो वस्तु हमारी रखी है कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। चूँकि बहुत दूर रखी है इसलिए हमने किरणों को इसके पास नहीं रखा है, क्योंकि ये किरणें दूर से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। जब अनंत से आ रही हैं तो हमने पहली किरण ली जो कि कैसी आ रही है, वक्रता केंद्र से होती हुई। तो देखो यहाँ कौन सा नियम है, ये नियम नंबर 3 लगा कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग पर पीछे लौट जाएगी। अपने ही मार्ग पर ये किरण पीछे लौट रही है। तो यहाँ नियम नंबर 3 पहले लग गया कि जो किरण वक्रता केंद्र से आती है वो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर पीछे लौट रही है। ये आपने देखा। अब दूसरा नियम यहाँ कौन सा लग रहा है, दूसरा देखिए, फोकस से आती हुई एक किरण और प्रतीत हो रही है आपको, जो कि बिल्कुल वक्रता केंद्र से आने वाली किरण के समानांतर चली आ रही है। ये पीछे समानांतर क्यों लिया है, क्योंकि ये वस्तु जो है हमारी कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है, इसलिए हमने इसको समानांतर किरण ली है। किसके समानांतर, जो पहले वाली किरण थी वक्रता केंद्र की उसी के समानांतर ये दूसरी किरण आई। कहाँ से होके आई, फोकस से होके आई, और ये फोकस से होके आने के बाद दर्पण से टकराएगी। अब ये देखिए कि नियम क्या कहता है कि जो किरण फोकस से होकर के आ रही है वो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष कौन सा था, ये रेखा, ये रेखा क्या थी हमारी, मुख्य अक्ष। तो इस रेखा के समानांतर ये किरण चली जाएगी। अब गौर से देखने की बात ये है कि जो परावर्तित किरणें हैं दोनों, ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ काट रही हैं। देखिए पहली वाली किरण जा रही थी ये वापस, और दूसरी किरण टकराने के बाद गई ये वापस। तो ये दोनों किरणें इस बिंदु पर यहाँ पर आपस में टकरा रही हैं, और जिस बिंदु पर यहाँ पर ये काटती हैं उसी बिंदु पर क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना है। यहाँ इसका जो वस्तु थी उसका ऊपरी सिरा ये हेड था, तो ये नीचे आएगा इसका हेड ए डैश। उसको हमने यहाँ ए लिया था तो ये क्या बन गया, ए डैश। हमेशा ध्यान रखिए चित्र बनाते समय जब भी ये एरो बनाएं तो बिल्कुल बिंदु तक बनाएं, ऐसा नहीं न बिंदु से आगे और न बिंदु से पीछे, क्योंकि जिस बिंदु पर किरणें परावर्तित किरणें आपस में काट रही हैं प्रतिबिंब उसी बिंदु तक बनना है, अर्थात प्रतिबिंब बी से बनना है ये, और इस बिंदु तक बनना है। एरो की से स्पष्ट आप इसको समझ लीजिए। प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है इसको भी जाने। यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति क्या, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनना है। आपको हमने पहले ही बताया, पिछले वीडियो में बताया कि जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और साथ ही प्रतिबिंब कैसा बनना है, वस्तु से छोटा बनना है, और प्रतिबिंब किस स्थान पर बनना है, फोकस पर बनना है। 3 बातें प्रतिबिंब की स्थिति में जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज़ कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, यानी प्रतिबिंब का प्रकार क्या है, वास्तविक और उल्टा। दूसरी स्थिति उसका आकार क्या है, वस्तु से छोटा। और तीसरी स्थिति कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, फोकस पर। तो ये हुई हमारी पहली स्थिति, यानी जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और फोकस पर बनता है। अब चलते हैं हम दूसरी स्थिति पर। अब वस्तु को हम थोड़ा सा आगे ले आए, यानी अनंत से जब आगे आ गए तो कहाँ आएंगे, वक्रता केंद्र से पहले। ये वक्रता केंद्र है हमारा, और वस्तु कहाँ आ गई, ये यानी कहाँ आ गई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यानी जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वक्रता केंद्र ये था हमारा, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु आ गई ए बी वस्तु हमारी यहाँ पर ये रखी हुई है। अब यहाँ भी प्रतिबिंब बनाने के लिए देखिए पहले वही तीसरा नियम लगाया, किरण कहाँ से शुरू की, वस्तु के हेड से, और कहाँ से होके जा रही है, वक्रता केंद्र से होती गई, दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद अपने ही मार्ग पर ये देखो फिर से लौट गई, सीधी वापस हो गई, अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। पहला नियम यही है। दूसरा नियम क्या है कि अब यहाँ पर पहला वाला नियम लग गया। कौन सा नियम लगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर, देखो फिर समझे यहाँ पर मुख्य अक्ष कौन सी रेखा आती है, ये हमारी मुख्य अक्ष है बेटा, और इस मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा अगर वस्तु से खींचेंगे तो क्या बनेगी, ये बन गई। ये रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु से आ रही है, और ये रेखा दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जाती है। और ये जहाँ टकरा गई आपस में, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर टकरा जाती हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनना है प्रतिबिंब, आप यहाँ गौर से देख लीजिए। प्रतिबिंब क्या बनना है, ए डैश बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश। ये पूरा हमारा प्रतिबिंब बन गया। एरो की से ये प्रतिबिंब दिखाया गया है। वस्तु क्या थी, ए बी,
ध्यान देने की बात यही है कि वस्तु का जो हेड था वो ए था, तो यहाँ नीचे आ जाएगा हेड ए डैश, और बी टेल था वस्तु का, तो क्या रहेगा बी डैश। अब प्रतिबिंब की स्थिति का आकलन करें या प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि प्रतिबिंब का प्रकार कैसा बन रहा है। तो प्रतिबिंब चूँकि उल्टा बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए वस्तु हमने सीधी रखी थी, इस आकृति में थी, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नीचे को बन रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है, ये जब नीचे को बन रहा है तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। साथ ही ये देखने से प्रतीत होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है। और बन कहाँ रहा है, इसको गौर से देखिए। तो यहाँ दो बिंदुओं के बीच में बन रहा है, और दोनों बिंदुओं को आप जानते हैं वक्रता केंद्र पहला बिंदु, और दूसरा क्या है ये फोकस, इनके बीच में बन रहा है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। स्पष्ट हो रहा है, तो तीनों बातें क्लियर हो गई। तो ये हमारी हो गई स्थिति नंबर 2। अब चलते हैं हम स्थिति नंबर 3 पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखिए पहले हमने वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पर, उसके बाद हमने वस्तु कहाँ रखी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और अब हम कहाँ आ गए हैं, वक्रता केंद्र पर। ये सी बिंदु क्या है हमारा, वक्रता केंद्र। वस्तु रखी है ये ए बी हमारी क्या है, वस्तु। अब नियम देखिए, फिर यह नियम देखिए प्रतिबिंब कैसे बनना है, इसको गौर से देखिए। पहले वो नियम नंबर 1 और 2 यहाँ दोनों लग रहे हैं, पहला और दूसरा, तीसरा नियम नहीं। क्यों तीसरा नियम क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वस्तु ही वक्रता केंद्र पर रखी है, तो किरण वक्रता केंद्र से होके कैसे जाएगी, इसलिए वक्रता केंद्र वाला नियम यहाँ पे नहीं लगेगा। अब देखिए कैसे, यहाँ से किरण चली वस्तु से, कहाँ से होके जा रही है, फोकस से। जो फोकस से होकर गई वो दर्पण से टकराने के बाद कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के लौट जाती है। ये हमारी आपतित किरण थी, और ये क्या बन गई, परावर्तित किरण बन गई। अब साथ ही दूसरी स्थिति देखिए, मुख्य अक्ष कौन सी रेखा थी, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, ये आ गई मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, ये दर्पण से जाके टकराई, और टकराने के बाद फिर ये लौटी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाती है। ये फोकस होकर जा रही है, ये फोकस बिंदु है बीच में, फोकस से होकर जाती है। अब ये यहाँ टकराएगी, कहाँ पर टकराएगी, इस बिंदु पर। जिस बिंदु पर टकरा रही है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब क्या बन गया, ये ए डैश बी डैश, देखो ए डैश और बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर गौर से देख सकते हैं आप, बन रहा है ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, इसको समझें। प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब देखिए उल्टा बन रहा है। वस्तु कैसे रखी थी, या ऊपर की तरफ था एरो, यहाँ पे कैसे आ गया, नीचे की तरफ, तो यहाँ भी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। अतः प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बन रहा है। पहला हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरी क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, ये वस्तु के ठीक बराबर बन रहा है। ध्यान देना कि जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा था। फिर वस्तु कहाँ आ गई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आई, तब भी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ गई तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आ गया। जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, दोनों बराबर हो गए। अब तीसरी बात, यानी वस्तु के बराबर हो गया प्रतिबिंब। तीसरी चीज़ कहाँ बनना है, वक्रता केंद्र पर बनना है। तो तीनों बातें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं स्थिति 3 में। अब चलते हैं हम स्थिति 4 में, अर्थात कि वस्तु को और आगे लाते हैं। कहाँ लाए, वक्रता केंद्र से आगे चलेंगे तो कहाँ हुआ, देखो ये था वक्रता केंद्र और ये फोकस। प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रख दी हमने, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहाँ कहीं भी वस्तु रखी है, ये ए बी वस्तु क्या है, ये ए बी, ये हमारी वस्तु रखी है। अब यहाँ से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वही नियम दोनों जो हमारे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम है। पहला नियम, मुख्य अक्ष कौन सी थी रेखा, देखो मुख्य अक्ष ये है हमारा। इस मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये चली प्रकाश की किरण, वस्तु से ही चलेगी। समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर के जाती है, ये लौट गई, परावर्तित हो गई। और दूसरा नियम इसी का अपोजिट, कि
वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर आने वाली, कहाँ से होकर आने वाली, देखिए फोकस से होकर आई, ये किरण कहाँ से आई, फोकस से, और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के लौट जाती है। ये जहाँ काट गई, यहाँ पर काटा, इस बिंदु पर इसने काटा, तो ये इस बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अतः यहाँ प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश, यहाँ ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु कौन सी थी यहाँ पर, ए बी, और से देखिए वस्तु क्या थी हमारी, ए बी, और प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश। अब प्रतिबिंब की स्थिति को देखें तो प्रतिबिंब यहाँ भी उल्टा ही बन रहा है भाई, उल्टा है और वास्तविक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बन रहा है इस चौथी स्थिति में भी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और बढ़ गया, यानी प्रतिबिंब देखिए पहले से बढ़ते ही चला आ रहा है, पहले बहुत छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, यानी फिर भी छोटा रहा, फिर वक्रता केंद्र पर बराबर हो गया, और अब वस्तु से बड़ा हो गया। यहाँ ध्यान देना, अब क्या हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा हुआ, और प्रतिबिंब की जो बनने का स्थान है वो भी बदल गया। पहले कहाँ था, फोकस पे बना था, अब कहाँ बना था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और अब कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये बन गया हमारा। ये देखो वक्रता केंद्र ये था हमारा, और अनंत है, जो पीछे की स्थिति अनंत है, उसके बीच में ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हमारे प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, स्थिति नंबर 4 में, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। अब चलते हैं स्थिति 5, यानी वस्तु को और आगे खिसका लाए, कहाँ पर, फोकस पर। देखिए यहाँ हमने वस्तु को कहाँ रखा है, फोकस पर रखा है, और जब वस्तु फोकस पर रखा है तो यहाँ भी वही नियम लेंगे प्रतिबिंब बनाने के। गौर से देखिए क्या, यह तीसरा नियम हमने पहले लिया कि वक्रता केंद्र, यानी वस्तु के हेड से ये किरण चली, दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद ये कहाँ से होकर जा रही है, अपने वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है वो अपने ही मार्ग पर लौट रही है, ये बिल्कुल इधर उधर नहीं भागती। अब पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष, देखो फिर देखो मुख्य अक्ष क्या था, ये बीच की रेखा, मुख्य अक्ष के समानांतर, कहाँ से, वस्तु से ये किरण चली समानांतर, दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद फिर ये परावर्तित हो गई, और परावर्तित होकर कहाँ जा रही है, फोकस होकर के ये लौट रही है। अब ये जो दो किरणें जा रही हैं ये नीचे की तरफ जा रही हैं, ये भी किरण इधर को जा रही है परावर्तित होकर, और ये भी किरण किधर जा रही है, नीचे को। क्या ये किरणें कहीं मिल सकती हैं, नहीं, ऐसा लग रहा है दोनों किरणें बिल्कुल समानांतर जा रही हैं आपस में, तो ये किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, और जब कहीं नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब कहीं नहीं बनेगा, और ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति का आकलन कर लें, यहाँ पर क्या स्थिति बनी कि प्रतिबिंब जो अनंत पर बनेगा, अभी तक सारे उल्टे बने, तो ये भी उल्टा ही होगा। प्रतिबिंब निश्चित रूप से नीचे को किरणें जा रही हैं तो नीचे की तरफ कोई प्रतिबिंब बनेगा, तो इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब देखिए चूँकि नीचे जाके कहीं बहुत दूर जाके मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, अर्थात वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ मिलेंगी किरणें, जो कहीं नहीं मिल रही वो कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये हो गए हमारी स्थिति नंबर 5। अब अंतिम स्थिति आते हैं, स्थिति नंबर 6। वस्तु को और थोड़ा सा ध्रुव की तरफ खिसका लाते हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु आ गई, ये आ गई हमारी ए बी। वस्तु कहाँ आ गई, फोकस और ध्रुव के बीच, ये है ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु अगर कहीं रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए इसको देखते हैं। तो पहले वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है, नियम नंबर 3, बिल्कुल एज इट इज़ लग रहा है। देखिए आप दर्पण की तरफ गई, वस्तु से किरण कहाँ गई, दर्पण की ओर, और जाने के बाद फिर ये वापस अपने ही मार्ग पर लौट गई, कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी सीधी। और पहला वाला नियम क्या था हमारा, पहला नियम लगा देंगे कि मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष तो ये रेखा थी, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, ये समानांतर चलने वाली किरण आई, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होगी, कहाँ से होकर जा रही है, ये फोकस से होकर जा रही है। अब ये किरणें जब नीचे की तरफ जा रही हैं, ये भी नीचे जा रही है और ये भी नीचे जा रही है, तो नीचे तो कहीं नहीं मिलेंगी, और जब नहीं मिलेंगी तो यहाँ कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अर्थात उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि वास्तव में मिलेंगी ही नहीं। और कहाँ मिलेंगी, अब हम इनको अगर पीछे की तरफ बढ़ा दिया, इसलिए हमने डैश डैश करके थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ाया। ये जब हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो पता लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर इस बिंदु पर ये किरणें आपस में मिल सकती हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए
चूँकि यहाँ किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसीलिए यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा? आभासी। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। आभासी प्रतिबिंब की यही विशेषता है, जब किरणें एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हों तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। और जहाँ वास्तव में मिले वहाँ वास्तविक। और आभासी प्रतिबिंब कैसा है? ये सीधा प्रतिबिंब बनना है, अतः सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, ये आप जानते हैं। तो केवल ये छठी स्थिति में आकर के वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा और आभासी। दूसरी चीज़, वस्तु से कैसा बनना है? आकार में देखें, वस्तु से बड़ा बन रहा है। आप देखिए, ये हमारी वस्तु थी छोटी और ये प्रतिबिंब बन गया इतना बड़ा, तो वस्तु से ये बड़ा बनना है। और तीसरी चीज़, कहाँ बनना है? अब इस प्रतिबिंब का स्थान देखिए, तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण का आगे का सिरा, आगे क्या होता है? चमकीला जो तल होता है वो उसका आगे का सिरा, और जिधर पॉलिश होती है वो क्या होता है? पीछे का। अतः ये दर्पण के पीछे बनना है। तो इस तरह से ये 6 स्थितियाँ आपने यहाँ देखी इस वीडियो में। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए बेटा, और अपनी नोटबुक पर इन स्थितियों को आप बना लें। ये 6 स्थितियाँ, इन 6 स्थितियों में से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन 100% बोर्ड की परीक्षा में मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्यारे बच्चों, इनका नोट्स बनाइए, अच्छे से इनको तैयार करिए और वीडियो को क्रम से देखिए। पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख करके इसे अवश्य पूछें। और अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।